फ्रेंड, वेलकम इन फार्मा मीडिया क्लासेस। हम फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने टैबलेट सबसे पहले स्टार्ट किया था। आज हम उस टैबलेट का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने टैबलेट के बारे में जाना था और फिर हमने मेथड ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के 3 मेथड पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट था डायरेक्ट कंप्रेशन, दूसरा था ड्राई ग्रेनुलेशन, तीसरा था वेट ग्रेनुलेशन। इसके बाद हमने पार्ट 2 के अंदर टैबलेट की क्वालिटी को चेक करने वाले जो मेथड होते हैं, नॉन ऑफिशियल मेथड और ऑफिशियल मेथड के बारे में पढ़ा था। नॉन ऑफिशियल में हमने जनरल अपीयरेंस, हार्डनेस और फ्राइबिलिटी टेस्ट पढ़ा था, और ऑफिशियल में हमने वेट वेरिएशन पढ़ा था, कांस्टेंट, यूनिफॉर्मिलिटी, डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन। ये सारे टेस्ट हमने पढ़े थे। आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सिपिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको एडिटिव्स भी बोलते हैं। तो जब मैंने आपको पार्ट 1 जो टैबलेट का था, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको टैबलेट के बारे में बताया था। तब मैंने बोला था कि टैबलेट 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक होता है टैबलेट के अंदर एपीआई, जो मेन पार्ट है टैबलेट का, जिसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो ड्रग के डिजीज़ के एक्शन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे कि पैरासीटामोल टैबलेट में पैरासीटामोल खुद एपीआई है, एस्प्रिन में एस्प्रिन एपीआई है। और इस एपीआई के सिवा टैबलेट के अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ रहती है, उन सभी को हम बोलते हैं एक्सिपिएंट। तो ये एक्सिपिएंट अकेली नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। तो एक्सिपिएंट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक्सिपिएंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आपने सुना होगा डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेट एजेंट, बाइंडर्स, ग्लाइडेंट, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, पॉलिशिंग एजेंट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एक्सिपिएंट के अंदर आती है, और इन सभी एक्सिपिएंट का एक पर्टिकुलर रोल रहता है। तो आज हम एक एक करके सारे एक्सिपिएंट पढ़ेंगे, उनके सारे सबके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और उनका क्या रोल रहता है वो भी हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डाइल्यूएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइल्यूएंट्स को ही हम बल्किंग एजेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बल्किंग एजेंट? क्योंकि ये टैबलेट का बल्क वॉल्यूम बढ़ाते हैं। टैबलेट के अंदर सबसे ज़्यादा जो बल्क बढ़ाता है, टैबलेट का साइज टैबलेट का बढ़ाता है, वो बढ़ाता है डाइल्यूएंट। जब अपनी ड्रग बहुत ज़्यादा पोटेंट है, सपोज करो कि वो ड्रग 1 mg ही डोज के अंदर अपना एक्शन देती है, तो 1 mg की तो हम टैबलेट बना नहीं सकते। तो इसीलिए इस टैबलेट को वॉल्यूम कौन प्रोवाइड कराएगा, इस एपीआई को वॉल्यूम कौन प्रोवाइड कराएगा? डाइल्यूएंट कराता है। इसीलिए टैबलेट की साइज बढ़ती है डाइल्यूएंट की वजह से। इसीलिए हम इसको बल्किंग एजेंट बोलते हैं या फिर फिलर्स बोलते हैं। तो ये कब यूज कब किया जाता है? जब ड्रग अपनी बहुत ज़्यादा पोटेंट रहती है। वैसे तो हर टैबलेट के अंदर डाइल्यूएंट यूज किया जाता है। अब मोस्ट जो कॉमन एग्जांपल है डाइल्यूएंट का, वो है लैक्टोज। इसी को हम मिल्क शुगर बोलते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। तो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि लैक्टोज इज, नीचे ऑप्शन में दिया रहेगा डिसइंटीग्रेट एजेंट, बाइंडर दिया रहेगा, पॉलिशिंग एजेंट होगा या फिर डाइल्यूएंट होगा। तो आंसर क्या जाएगा? डाइल्यूएंट जाएगा। तो आपको लैक्टोज याद रखना है। लैक्टोज के साथ एक प्रॉब्लम रहती है, वो है मिलार्ड रिएक्शन। ये जो दिख रही है मिलार्ड रिएक्शन, ये आपको याद रखनी लैक्टोज के साथ रहती है। कब रहती है? जब अपने एपीआई के अंदर अमीनो ग्रुप है या अमाइन ग्रुप है या फिर इस ड्रग के अंदर मेटल आयन है, तो उस केस में लैक्टोज जब हम यूज करेंगे तो कुछ इनकम्पेबिलिटी शो करेगा टैबलेट, तो उसी को हम मिलार्ड रिएक्शन बोलते हैं। तो मिलार्ड रिएक्शन में कुछ अपनी बॉडी में कुछ रिएक्शन नहीं होगी, टैबलेट की सरफेस के ऊपर कुछ कलर्स के स्पॉट पड़ जाएंगे, उसी को मिलार्ड रिएक्शन बोलते हैं। तो उस केस में हम लैक्टोज यूज़ नहीं कर सकते। तो अब एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? एक अमाइन कंटेनिंग वाली ड्रग दे दी जिसके अंदर अमीनो ग्रुप, फ्री अमीनो ग्रुप है, तो बोलेगा इसमें से कौन सा डाइल्यूएंट इस ड्रग के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, तो वहाँ नीचे ऑप्शन में लैक्टोज होगा, तो वो नहीं किया जाएगा। तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब अमाइन या कोई मेटल आयन कंटेनिंग ड्रग मिलार्ड रिएक्शन को शो कर रही है, तो उस केस में हम लैक्टोज यूज़ कर सकते हैं, पर कौन सा लैक्टोज यूज़ करेंगे? वो एनहाइड्रस लैक्टोज यूज़ करेंगे, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, वो वाला लैक्टोज यूज़ करेंगे। और इसके बाद एक और लैक्टोज की फॉर्म आती है जिसको बोलते हैं स्प्रे ड्राई लैक्टोज। तो स्प्रे ड्राई लैक्टोज का काम कहाँ रहता है? जब अपने को फ्लो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा चाहिए, जो ग्रेन्यूल्स बनाएंगे हम, उस ग्रेन्यूल की फ्लो प्रॉपर्टी ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में हम स्प्रे ड्राई लैक्टोज यूज़ करते हैं। इसके बाद सेकंड जो एग्जांपल है, पहला तो हो गया लैक्टोज, सेकंड जो एग्जांपल है डाइल्यूएंट का, वो है स्टा RX 1500। तो स्टा RX 1500 ये किसका ट्रेड नेम है? वही एग्जाम में आता है, वो रहता है स्टार्स का, और इसकी गुड फ्लो प्रॉपर्टी रहती है और अच्छी कंप्रेसिबिलिटी रहती है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अब तीसरा जो एग्जांपल है डाइल्यूएंट का, वो है एविसेल। इसके बाद इसका दूसरा ये भी नाम है
इमोकोसेल, पर ये याद मत रखो आप, एविसेल याद रखना, यही एग्जाम पर्पज में इम्पोर्टेंट है। तो एविसेल किसको बोलते हैं, किसका ट्रेड नेम है, तो वो माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब जो माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज है, जो एविसेल, तो एविसेल की बहुत सारी फॉर्म आती है, जैसे PH101, तो ये PH101 फॉर्म होती है, उसमें ये माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज पाउडर फॉर्म में होता है। इसी तरह PH102 है, इसमें ग्रेनुल फॉर्म में आता है। इसके बाद PH301 फॉर्म में क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है, और PH302 में ये एमॉर्फस फेज में आता है। तो इस तरह से एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमने डायलोन में 3 एग्जाम्पल पढ़े, एक है लैक्टोज, दूसरा है स्टा RX1500, तीसरा है एविसेल। और ये जो अपना एविसेल है, एविसेल जिसको हम बोलते हैं माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, तो इसका एक और रोल भी रहता है, वो रोल रहता है इसका डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर्टी वाला। जैसे कि डाइल्यूएंट तो ये वर्क करेगा, पर इसकी एक प्रॉपर्टी रहती है डिसइंटीग्रेट एजेंट की तरह भी। तो जब हम एविसोल लेंगे तब हमें डिसइंटीग्रेट एजेंट रिक्वायर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये उसकी तरह एक्ट करता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इन तीनों के एग्जाम्पल याद रखने हैं। नेक्स्ट जो अपना एक्सीपिएंट है वो है बाइंडर। इसी को हम ग्रेन्युलेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो इसका रोल रहता है ग्रेनुल्स बनाने में। जब हम API और उसके बाद डाइल्यूएंट मिक्स करते हैं तो हम ग्रेनुल बनाते हैं आगे, जो अच्छी कंप्रेसिबिलिटी, फ्लो प्रॉपर्टी रहती है ग्रेनुल्स की। तो उस ग्रेनुल बनाने में हमें अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए। हम चाहते हैं कि ये छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं ये आपस में पास में आए और बड़े बड़े पार्टिकल बनाए, उसको हम ग्रेनुल्स बोलते हैं। तो ये जो पार्टिकल बड़े बड़े बनाता है किसकी वजह से बनता है, ये बाइंडर की वजह से बनता है। बाइंडर का जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो है स्टार्च पेस्ट। तो ये पेस्ट पे फोकस करना, स्टार्च पेस्ट। तो पेस्ट किसको बोलते हैं हम, स्टार्च का पाउडर है, उसके अंदर हमने काफ़ी अमाउंट में कुछ लिक्विड मिला दिया जो जिससे वो पेस्ट बन गया। तो उसी को स्टार्च पेस्ट याद रखना। वो पेस्ट ही क्या करता है, वो आपस में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ाता है, जिसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो ये प्रमोट करता है कोहेसिव फोर्स को। तो ये 10 से 20% यूज़ किया जाता है स्टार्च पेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, स्टार्च पेस्ट यूज एज ए बाइंडर। ठीक है, इसके बाद कितना परसेंट यूज किया जाता है, 10 से 20%, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्च पेस्ट के सिवा अदर जो यूज किए जाते हैं वो रहता है अकेशिया म्यूसिलेज। ये आपको पता है गम में वो भी 20% यूज़ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है 20%। ग्लूकोज भी यूज़ किया जाता है, जिलेटिन भी यूज़ किया जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि स्टार्च पेस्ट है। नेक्स्ट जो एक्सीपिएंट है वो है डिसइंटीग्रेट एजेंट। ये जो डिसइंटीग्रेट एजेंट है इसका क्या रोल रहता है कि जब हम टेबलेट बना देते हैं तो हम चाहते हैं जब ये टेबलेट अपने स्टोमक में किसी भी मीडिया के कांटेक्ट में आएगा, जो भी लिक्विड मीडिया है उसके कांटेक्ट में आए, तब ये टेबलेट पार्टिकल में टूट जाए, इस तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाए। उसके बाद ये वापस रीएग्रीगेट हो जाए छोटे छोटे पार्टिकल में, जो स्टार्टिंग पोजीशन थी जब हम टेबलेट बनाई थी हमने API मिक्स करके, तो उस पोजीशन में पहुंच जाए। तो ये जो अंदर जाके टूटने वाली जो प्रोसेस है ना, इसको प्रमोट करने के लिए जो एजेंट यूज़ किए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेट एजेंट। तो क्या होगा कि हम इस टेबलेट के बनाते टाइम हम इसके अंदर डिसइंटीग्रेट एजेंट डाल देंगे, और जब ये टेबलेट किसी भी लिक्विड मीडिया के कांटेक्ट में आएगी, वाटर के कांटेक्ट में, तब ये वाटर इसके अंदर जाएगा, और ये जो डिसइंटीग्रेट एजेंट जब वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तब वो ब्रेक हो जाएंगे, तब वो टेबलेट को भी पूरा तोड़ देंगे। तो ये डिसइंटीग्रेट एजेंट का मैकेनिज्म रहता है तोड़ने का। तो इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिसइंटीग्रेट एजेंट को हम जब टेबलेट बनाते हैं तब हम बिफोर ग्रेनुलेशन 50% डालते हैं और आफ्टर ग्रेनुलेशन 50% डालते हैं। जब API और डाइल्यूएंट को मिक्स किया फिर हम ग्रेनुल्स बनाते हैं, तो ग्रेनुल बनाने की प्रोसेस से पहले ही हम डिसइंटीग्रेट एजेंट डालते हैं। फिर जब ग्रेनुल्स बन गए, अब ग्रेनुल्स को कंप्रेस करके टेबलेट बना रहे हैं, तो उस प्रोसेस के अंदर भी हम डिसइंटीग्रेट एजेंट को डालते हैं। तो 50-50 बिफोर ग्रेनुलेशन आफ्टर ग्रेनुलेशन डालते हैं। इसके बाद मोस्टली जो यूज किया जाता है वो स्टार्च पाउडर, वो 5 to 10%। तो मैंने आपको बताया था जब हम बाइंडर यूज करते हैं तब मैंने वहाँ बोला था स्टार्च पेस्ट, तो वहाँ पे पेस्ट पे फोकस करना है, और 10 से 20% यूज किया जाता है, और यहाँ पे ये स्टार्च पाउडर यूज किया जाता है एज ए डिसइंटीग्रेट एजेंट। तो ये 5 to 10%। इसके बाद हम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सुपर डिसइंटीग्रेट एजेंट। तो अब ये सुपर डिसइंटीग्रेट एजेंट क्या है, सुपर लग रहा है तो मतलब बहुत फास्ट, सुपर स्टार बोलते हैं ना,
सुपर हीरो जो बहुत ज़्यादा फास्ट रहते हैं, इसी तरह ये सुपर डिसइंटीग्रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। ये टैबलेट को विदिन ही मिनट के अंदर तोड़ देते हैं, तो इसी को हम सुपर डिसइंटीग्रेट एजेंट बोलते हैं। तो बहुत सारी ऐसी टैबलेट है जिसमें हमें एक्शन बहुत ही ज़्यादा जल्दी चाहिए, विदिन 5 मिनट, विदिन 4 मिनट, तो इसीलिए हम वहाँ पे सुपर डिसइंटीग्रेट एजेंट यूज करते हैं। तो अब जीपेट में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं सुपर डिसइंटीग्रेट एजेंट का एग्जांपल के बारे में, तो अपने को इनके नाम ही याद रखने हैं। ये जो एजेंट होते हैं विदिन 1 मिनट के अंदर ही टैबलेट को तोड़ देते हैं। इसके अंदर जो एग्जांपल है वो है प्रीमोजेल, इसी को हम सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट बोलते हैं। तो सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट भी दिया हो सकता है एग्जाम के अंदर, या प्रीमोजेल भी दिया रहता है, दोनों एक ही है। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट इज ए सुपर डिसइंटीग्रेट एजेंट। इसके बाद एक क्रॉसप्रोविडोन, इसी को हम पॉलीविनाइल पायरोलिडोन बोलते हैं। तो ये नाम भी याद हो जाए तो अच्छी बात है। पहला वाला तो रखना ये क्रॉसप्रोविडोन, प्रीमोजोल, इसके बाद लास्ट में क्रॉस कार्मिलोज। तो अपने को 4 नाम याद रखने हैं। प्रीमोजेल जिसको हम बोलते हैं सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, इसके बाद दूसरा नाम है क्रॉसप्रोविडोन, तीसरा है क्रॉस कार्मिलोज। तो इतना ही नाम याद रखना है। तो ये यूज किया जाता है सुपर डिसइंटीग्रेट एजेंट में। और नॉर्मल केस में कौन यूज किया जाता है? स्टार्च पाउडर या फिर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट। अब हम जो नेक्स्ट एक्सीपिएंट पढ़ेंगे उसका नाम है ग्लाइडेंट। तो ग्लाइडेंट का क्या रोल रहता है? तो ये इंक्रीज करता है फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स। जब हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, फिर हम होपर्स के अंदर ग्रेन्यूल को डालते हैं, फिर टैबलेट मशीन से टैबलेट बनती है, तो होपर से ग्रेन्यूल नीचे की ओर आते हैं। तो अगर वो ग्रेन्यूल्स की फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं हुई, धीरे से आ रहे हैं या फास्ट आ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, अपने टैबलेट के अंदर वेट वेरिएशन आ जाएगा। तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ग्लाइडेंट यूज करते हैं ग्रेन्यूल्स की फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए। तो अब ये फ्लो प्रॉपर्टी कैसे इंक्रीज करेंगे? तो ये क्या करेंगे, जो बिटवीन ग्रेन्यूल्स जो फ्रिक्शन है उसको क्या करेगा, बिटवीन पार्टिकल के बीच में जो फ्रिक्शन रहता है उसको कम कर लेंगे। इसके बाद ये करेंगे प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ लम्प्स। तो जो जैसे छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर बड़े बड़े लम्प्स बना देते हैं, उसको भी ये प्रिवेंट करेगा। इसके बाद ये कब ऐड किए जाते हैं? तो हमें पता है ग्रेन्यूल की फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ानी है, तो जब ग्रेन्यूल बनेंगे उसके बाद ही ऐड किए जाएंगे, तो ये आफ्टर ग्रेनुलेशन डाले जाते हैं। इसके बाद का जो एग्जाम्पल है वही अपने को याद रखना है। तो वो है 5% टाल्क या फिर कोलाइडल सिलिका, वो 0.5%। तो ये सिलिका बहुत कम यूज की जाती है, कोलाइडल सिलिका, और इसके बाद टाल्क 5% यूज किया जाता है। ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वो है लुब्रिकेंट। तो ये जो लुब्रिकेंट है इसका क्या रोल रहता है? तो ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल ऑफ डाई कैविटी व्हेन टैबलेट इज इजेक्ट। तो होता क्या है कि जब हम टैबलेट बनाते हैं, नीचे टैबलेट के ऊपर यहाँ पंच होता है और यहाँ पे ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं। इसको पंच क्या करता है, पंच करता है, जैसे यहाँ पे इस तरह से टैबलेट बन जाती है, फिर वो टैबलेट इस डाई से बाहर निकल जाती है। तो हम चाहेंगे कि जब ये टैबलेट बन जाएगी तो ये टैबलेट पूरी अच्छी तरीके से इजेक्ट हो जाए, पूरी अच्छी तरह से निकल जाए। ऐसा ना हो कि इस किनारों पे थोड़ा चिपक जाए या फिर इसकी जो साइड में कहीं से चिपक जाए, जिसके वजह से इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ ना रहे। तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट क्या करेगा, फ्रिक्शन कम करेगा बिटवीन जो ये वाल है डाई की, इसके बीच में। तो आपको पता चल गया होगा लुब्रिकेंट का क्या रोल रहता है। तो लुब्रिकेंट से हमें ये इंश्योर हो जाता है कि जो अपनी टैबलेट की सरफेस है ना, वो क्या रहेगी, स्मूथ रहेगी, अच्छी। इसके बाद ये इनहिबिट करता है, रोकता है कैपिंग और स्टिकिंग। तो ये सारे डिफेक्ट होते हैं टैबलेट के, हम लास्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कैपिंग और स्टिकिंग को भी ये रोकता है लुब्रिकेंट। इसके बाद इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो कैल्शियम मैग्नीशियम स्टेरिक एसिड या फिर कैस्ट्रोल ऑयल। तो ऑयल यूज किया जाता है डाई पे, जैसे हम घर पे भी मिठाई वगैरह बनाते हैं तब अपने बर्तन के ऊपर जैसे घी वगैरह लगाते हैं, तो वो क्या करता है, वो जो चिपिंग प्रोसेस को रोक देता है, स्टिकिंग ना हो। तो इसी तरह हम टेबलेट के वाल के ऊपर भी कैस्ट्रोल ऑयल लगा दो या फिर ये स्टेरिक एसिड लगा लेते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम स्टेरिक एसिड। तो नॉर्मल हम स्टेरिक एसिड यूज नहीं करते, इसका साल्ट ही यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि स्टेरिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अगर हम सिंपल स्टेरिक एसिड को यूज़ करेंगे तो सिंपल स्टेरिक एसिड मेल्ट हो जाएगा, जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जब अपनी मशीन कंटिन्यू चलेगी तो मशीन गर्म होती है, उस गर्मी की वजह से ये स्टेरिक एसिड मेल्ट हो जाता है। इसीलिए हम कैल्शियम मैग्नीशियम स्टीरेट लेते हैं। नेक्स्ट जो एक्सीपिएंट है वो है एंटी एडरेंट। तो एंटी एडरेंट का रोल क्या रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था ये डाई होती है और यहाँ पे ग्रेन्यूल्स रहते हैं और ऊपर से पंच आता है। तो पंच इसको प्रेस करेंगे इस ग्रेन्यूल को, फिर टैबलेट बन जाती है। तो ये प्रोसेस आपको पता है। तो जब ये टैबलेट बन जाएगी
तो इस टैबलेट की जो ऊपर वाली सरफेस है वो इसके ऊपर स्टिक ना हो पंच के ऊपर। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए जो पंच के ऊपर स्टिकनेस होती है, स्टिक हो जाती है टैबलेट की सरफेस, उसको रोकने के लिए जो एजेंट हम यूज करते हैं वो एंटी एडरेंट। तो आपको इतना याद रखना है, यहाँ पे मैंने डाई भी लिखा है बट मेन आप पंच ही याद रखना है एंटी एडरेंट के केस में। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई है। पहला बताया था आपको ग्लाइडेंट। तो ग्लाइडेंट जो होपर के अंदर ग्रेनुल्स रहते हैं उसके बीच में जो फ्रिक्शन रहता है उसको कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट का रोल रहता है कि डाई के वाल के ऊपर टैबलेट की सरफेस ना चिपके, तो उसको रोकने के लिए हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं। और एंटी एडरेंट पंच के केस में। तो इन तीनों के बीच में कन्फ्यूजन ना हो, अच्छे से आप याद रखना। एग्जाम से पहले तो याद करके ही जाना क्योंकि कन्फ्यूज कर सकता है एग्जाम में। इसके बाद जो नेक्स्ट एजेंट है वो है पॉलिशिंग एजेंट। तो पॉलिशिंग नाम से बता रहा है ये जो टैबलेट की सरफेस है उसको पॉलिश करेगा, अच्छी सी चमक आए टैबलेट के अंदर। तो जैसे कि आपने जो ब्रांडेड टैबलेट खाई होगी जैसे कि सिप्ला की, डॉक्टर रेड्डी की, तो उसके ऊपर एक अलग चमक रहती है जिसको टैबलेट लेने में भी मज़ा आता है। इसी तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो टैबलेट मिलती है वो स्मूथ नहीं रहती, तो रफ सरफेस रहती है। तो इसी तरह जो पॉलिशिंग एजेंट का काम रहता है कि सरफेस को स्मूथ बनाना। इसका एग्जांपल लेता है सिलिका यूज करते हैं, KBOSIL 10%। तो इसका एग्जांपल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो एक्सीपिएंट है वो है स्वीटनिंग एजेंट। तो नाम से पता चल रहा है ये टैबलेट का टेस्ट चेंज करेंगे, जो बिटरनेस होती है टैबलेट में वो फिनिश कर लेंगे। तो स्वीटनिंग एजेंट में एग्जांपल इंपॉर्टेंट है जैसे कि नेचुरल स्वीटनर, इसके अंदर सुक्रोज आता है, मैनिटोल आता है और सोर्बिटोल रहता है। तीनों के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो सेकंड है वो सिंथेटिक स्वीटनर। इसके अंदर सैकेरिन आता है, एस्पार्टेट आता है और साइक्लोमेट आता है। अब ये साइक्लोमेट है इसको यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कोज करता है, इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। सैकेरिन और एस्पार्टेट को यूज़ करते हैं। अब जो सिंथेटिक शुगर है सैकेरिन और एस्पार्टेट, इनके साथ क्या प्रॉब्लम रहती है कि जब हम इसको लेते हैं तो पहले तो अच्छा स्वीट लगता है, आफ्टर कुछ सेकेंड के बाद हमें बिटरनेस आती है, इसके अंदर बिटर टेस्ट आता है। और इसके बाद जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं ना, उनके लिए जो टैबलेट बनती है उस टैबलेट के अंदर कौन सी शुगर यूज़ की जाएगी? तो इसके अंदर सैकेरिन यूज़ की जाती है या फिर एस्पार्टेट या साइक्लोमेट। क्यों? क्योंकि ये अपनी बॉडी में तो जाएगी बट ये कैलोरी नहीं बढ़ाती, एब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो जो ऐड आता है विपाशा बसु का, उसमें शुगर फ्री वाली छोटी छोटी टैबलेट होती है जो डायबिटीज़ के पेशेंट चाय के अंदर डाल के पीते हैं, तो उसके अंदर सैकेरिन ही रहता है। तो अब हम स्वीटनर के बारे में कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैनिटोल, जो ये अपनी नेचुरल स्वीटनर है। तो मैनिटोल कहाँ यूज किया जाता है? तो ये च्यूएबल टैबलेट रहती है जो मुंह के अंदर ही चूसते हैं। बहुत सारे जो गले वाली टैबलेटें आती है उनमें ये, जैसे विक्स की टैबलेट है, तो उसमें हम मैनिटोल यूज करते हैं। तो ये 72 टाइम्स स्वीट रहता है कंपेयर टू सुक्रोज। तो ये 72 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये एंडोथर्मिक इफेक्ट देता है। जब ये एंडोथर्मिक इफेक्ट देगा तो अपने अंदर जो माउथ की जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो अपने को कूलिंग इफेक्ट आएगा। तो याद रखना मैनिटोल कूलिंग इफेक्ट भी देता है। इसके बाद जो सैकेरिन है सिंथेटिक स्वीटनर, तो ये 500 टाइम ज़्यादा स्वीट रहती है कंपेयर टू सुक्रोज। और एस्पार्टेट 200 टाइम ज़्यादा स्वीट रहती है कंपेयर टू सुक्रोज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सुक्रोज के साथ प्रॉब्लम है। सुक्रोज नॉर्मली स्वीटनर यूज़ किया जाता है बट सुक्रोज वाली जो टैबलेट या अभी सिरप वगैरह कोई भी है वो हाई टेम्परेचर वाले जोन में जाएगी, तब उसके अंदर क्या होगा कि सुक्रोज टूट जाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर। इसको बोलते हैं इन्वर्जन रिएक्शन बोलते हैं। तो फिर ग्लूकोज फ्रुक्टोज के अंदर टूट जाएगा, उसके बाद ये अल्कोहल में टूट जाता है। तो ये इसके साथ प्रॉब्लम रहती है। तो आई होप कि स्वीटनर के बारे में आपको अच्छे से पता चला होगा। इसके बाद जो लास्ट है वो है कलरेंट। तो कलरेंट नाम से पता चल रहा है ये टैबलेट के अंदर जो लाल पीला हरा कलर का जो टैबलेट का कलर होता है वो इस कलरेंट की वजह से रहता है। इसके अंदर हम रेड आयरन ऑक्साइड यूज करते हैं, येलो आयरन ऑक्साइड करते हैं, ये नेचुरल कलर है। इसके बाद क्लोरोफिल करते हैं, ये उसके बाद ये टार्ट्राजीन भी यूज करते हैं, और भी बहुत सारे कलर हैं, वो सारे मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं अपने टैबलेट के अंदर। तो ये मिनरल कलर है, रेड आयरन ऑक्साइड, येलो आयरन ऑक्साइड, तो इनके नाम याद रखो। तो फाइनली हमने इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग से हमने एक्सीपिएंट के सारे जो एग्जाम्पल है सब पढ़े। जैसे कि सबसे पहले हमने डायलुएंट पढ़ा, फिर बाइंडर पढ़ा, उसके बाद डिसइंटीग्रेट एजेंट पढ़ा, ग्लाइडेंट पढ़ा, उसके बाद पॉलिशिंग एजेंट पढ़ा, एंटी एडरेंट पढ़ा, स्वीटनर पढ़ा, कलरेंट पढ़ा।
तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि इसके अंदर कौन कौन सा एग्जाम्पल है, उससे क्या करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो थैंक यू, आपने मेरा वीडियो देखा। आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।